मत कीजिए किसी को बिना वजह कॉल। मैं हूं आपकी डार्क सोल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए मेरी पहली बीवी का तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में सुना कि निर्धारिता और माया की सुलह हो चुकी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हुआ जो लास्ट एग्जाम भी खत्म हो गया। माया ने एक ठंडी सांस लेते हुए एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हुए नीदू की तरफ देखते हुए कहा। नीदू ने माया की तरफ देखते हुए कहा, बात तो तेरी सही है। फाइनली एग्जाम खत्म। अच्छा अब जल्दी घर चल, मुझे घर जाके सोना है। अब तो मैं कम से कम 4 दिन सोऊंगी। हाँ हाँ 4 दिन क्यों, तू तो 10 दिन सोना। कुंभकर्ण जो है तू। नीदू ने माया को टोंट करते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहा। हाँ तुझे तो पता ही है, एग्जाम की वजह से मैं सो ही नहीं पाई। माया की बात अभी बीच में ही थी कि उसे सामने से अर्श आता हुआ दिखा। माया ने अर्श की तरफ देखते हुए कहा, अरे अर्श तुम कब आए? अर्श माया और नीतू दोनों का ही बेस्ट फ्रेंड है, मगर उनसे सीनियर है और एक रिसर्च डॉक्टर है। और अभी भी अर्श एक रिसर्च में लगा हुआ था। अर्श ने माया की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब है मैं जो सुबह से बातें सुन रहा हूँ वो सच है माया, तुमने शादी कर ली। अर्श ने माया के हाथ का चूड़ा और मांग में लगा हुआ सिंदूर देखते हुए कहा। मगर क्यों माया, आखिर ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो तुमने शादी कर ली? एक बार बता तो देती यार, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करती। अभी तो बहुत कुछ करना था तुम्हें लाइफ में, और तुमने। माया ने बीच में ही अर्श की बात को काटते हुए कहा, मुझे सच में अभी भी बहुत कुछ करना है अर्श, और मैं जरूर करूंगी। अर्श ने माया के थोड़े से करीब आते हुए कहा, माया सच सच बताओ क्या बात है, क्योंकि तुम ये शादी अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकती। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, जरूर किसी ने मजबूर किया है तुम्हें। सच बोलो माया, वरना जानती तो तुम मुझे बहुत अच्छे से हो। मेरा नाम भी अर्श सिंघानिया है, पता तो मैं कर ही लूंगा। और शादी की किससे है तुमने? अर्श की बात सुनकर माया ने नीधू की तरफ अपनी नजरें घुमा दी। माया ने अर्श को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, वो अर्श दरअसल माया की बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि नीधू ने बीच में ही बोल दिया, तुम्हारे पापा के बिजनेस में 55% शेयर होल्डर मिस्टर वीराना यानी मेरे डैड से हुई है हमारी बेस्टी की शादी। अर्श ने नीधू की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा, व्हाट? क्या कहा तुमने अभी नीधू? दिमाग तो ठीक है, बोल क्या रही हो तुम? आर यू जोकिंग विद मी? नीधू ने अर्श की तरफ थोड़ी गंभीरता भरी नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे इस टॉपिक पर मजाक क्यों करूंगी? अर्श ने नीधू को थोड़ा खींचकर कहा, नीधू तुम चुप रहो। तुम बोलो माया, ये नीधू पता नहीं क्या बकवास कर रही है। यही सच है अर्श, मैंने मिस्टर वीराना से ही शादी की है और अपने पूरे होशो हवास में ये फैसला लिया है। अर्श ने माया को दोनों कंधों से पकड़ते हुए कहा, मगर क्यों माया? क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर देने की? माया ने अर्श से खुद को छुड़ाते हुए कहा, अर्श कुछ सोच समझ कर बोलो, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो पति है मेरे, और मैंने ये शादी किसी के दबाव में आकर नहीं की, बल्कि अपनी मर्जी से की है। हाँ मानती हूँ कि वो नीधू के डैड हैं, मगर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी। ये कहते माया नीधू की तरफ देखते हुए जैसे थोड़ा रुक सा गई। तुम होश में तो हो? कह क्या रही हो तुम? तुमने अपने से दोगुने आदमी से शादी कर ली और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माया ने पूरे कॉन्फिडेंस से अर्श को कहा, शायद तुम कभी नहीं मिले नीधू के पापा से, वरना आज ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। वो आज भी महज 23-24 साल के लगते हैं। हैंडसम और स्मार्ट तो इतने हैं कि कोई लड़की एक बार पीछे मुड़कर ना देखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 6 एब्स के साथ रफ एंड टफ बॉडी है, बॉडी बिल्डर हैं वो। करोड़ों लड़के उनकी पर्सनैलिटी के आगे पानी भरते हैं। माया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अर्श तो जैसे हैरान ही रह गया। माया ऐसी बातें भी कर सकती है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो देख रहा था तो बस माया का चेहरा,
जो अपनी इस अंदाज के पीछे कई राज दबाने की गवाहियां दे रहा था। बस करो माया, अब और कितनी तारीफ करोगी और कितना झूठ बोलोगी यार, मैं मान ही नहीं सकता। माया ने अर्श को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? और मैं झूठ बोलूँगी ही क्यों? अच्छा तुम खुद बताओ, क्या कमी है वरदान में? कॉलेज के लड़के और यहाँ तक कि एक्ट्रेस तक भी फेल है उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी के आगे। रिच हैं, फिट एंड हैंडसम है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक लड़की को और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए? अर्श ने माया के थोड़ा करीब आते हुए कहा, और ये प्यार कब हुआ तुम्हें, मैं जान सकता हूँ? माया ने अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाते हुए कहा, जब उन्हें पहली बार देखा था तभी हो गया था। माया अर्श से बात कर ही रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। देखो अभी उनको याद कर रही थी और उनका कॉल भी आ गया। अच्छा अर्श, अब मैं चलती हूँ, बाय। और हाँ, थैंक यू मेरी इतनी फ़िक्र करने के लिए, मगर मैं ठीक हूँ। और माया अपनी नीली आंखों की परतों के नीचे आंसू के कतरों को छिपाए हुए वहाँ से निकल जाती है। अर्श तो बस माया के इस बदले हुए रूप को देखता ही रह गया था। माया जैसे ही गाड़ी में जाकर बैठी तो उसका दिल किया वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। आज पहली दफ़ा वो खुद को इतनी बोझिल लगी थी। माया की नज़र तभी फ़ोन पर पड़ी जो न जाने कितनी देर से बज रहा था। माया ने गौर से फ़ोन की स्क्रीन देखी जिस पर देवदानव लिखा था। ऑफ कोर्स ये कॉल वरदान का ही था, जिसे माया ने ना उठाना ही बेहतर समझा और ड्राइवर को घर ले चलने का बोलकर कॉलेज से निकल गई। माया निधु से फ़ोन पर बात कर बता रही थी कि वो घर पहुंच गई है और अब सीधा अपने रूम में जाकर सो जाएगी। तभी माया ने एक झटके से फ़ोन काट दिया क्योंकि सामने रूम में वरदान था, जो कि शायद क्या बैग पैकिंग कर रहा था। माया ने सोचा कि चलो अब कुछ दिन की बला तो टली, ज़रूर ये किसी बिजनेस टूर पर जा रहा होगा। माया ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा, तुम कहीं जा रहे हो क्या? मैं नहीं, हम जा रहे हैं स्वीटहार्ट, हनीमून पर। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक बात तो मेरी अच्छे से सुन लो, मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। अच्छा, मगर मैंने तो सोचा था कि अब तो तुम्हारे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं और हमारे हनीमून के लिए ये परफेक्ट टाइम है। और वैसे भी मीटिंग भी है ग्रीक में, तो साथ साथ वो भी निपट जाएगी, दो काम एक साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें नहीं चलना तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं अपनी बात मनवाने के। तो ठीक है स्वीटहार्ट, फिर मैं तुम्हारे पापा के घर के प्रॉपर्टीज़ के पेपर आगे मार्केट में बेच ही देता हूँ। प्रधान ने ये बात टेबल के ऊपर थोड़ा सा बैठकर बड़े स्टाइल से कही। कितने बेशर्म किस्म के इंसान हो तुम। किसी को ब्लैकमेल कैसे करना है ये तो कोई तुमसे सीखे। डोंट वरी स्वीटहार्ट, तुम और भी बहुत कुछ सीख सकती हो मुझसे। मैं तुम्हारे इंटेंशंस कभी पूरे नहीं होने दूंगी। मुझे मरना मंजूर है मगर तुम्हारे साथ जाना नहीं। श्श्श, धीरे बोलो। अगर मेरी फैमिली में से किसी ने ये बात सुन ली ना तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा। और हाँ, अपनी पैकिंग कर लो, कल सुबह हमें निकलना है। माया हल्की सी मुस्कुराई। तभी माया अचानक से बोली, अच्छा, और लेकर कैसे जाओगे? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। श्री देवदानव जी, यू डोंट वरी स्वीटहार्ट, तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है। और वैसे भी तुम वीराना की वाइफ हो। दुनिया में तुम्हें कहीं भी जाने के लिए अब किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पैकिंग कर लो, हमें कल सुबह अपने प्राइवेट जेट से निकलना है। इतना सब बोलकर वरदान कमरे से निकल गया और माया ने गुस्से से वास नीचे फेंक दिया। माया की सारी रात इसी सोच में निकल गई कि वो ऐसा क्या करे कि उसे वरदान के साथ ग्रीक ना जाना पड़े। हालांकि माया का सपना था देश विदेश जाकर घूमने का, मगर अब हालात ऐसे थे कि उसके सारे शौक भी मर चुके थे। सुबह 9 बजे वरदान सीढ़ियों से नीचे उतरकर रॉबिन को बोलता है कि उसका
और माया दोनों का लगेज लेकर गाड़ी में रखवा दो। वसुंधरा ने वरदान की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या वरदान? यस मॉम, हम ग्रीक जा रहे हैं। वो माया के एग्ज़ाम ख़त्म थे तो मैंने सोचा कि कहीं घूम आए। बाद में तो फिर माया का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके पास वक्त ही कहाँ होगा। लेकिन तुमने पहले तो नहीं बताया वरदान, कबीर ने फटाक से बोला। अब मैं कोई दूध पीता बच्चा तो हूँ नहीं कबीर, जो हर काम परमिशन लेकर करूँगा। वेल, हमें लेट हो रहा है तो हमें निकलना चाहिए। वरदान ने माया को आवाज़ दी तो माया भी नीचे आ गई। अब उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, क्योंकि अगर वरदान उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था तो चैन से मरने भी तो नहीं देगा। माया ने सबका आशीर्वाद लिया और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। अरे वरदान, नाश्ता तो कर जाते, वसुंधरा ने वरदान को जाते हुए कहा। नहीं मोम, हम जेट में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल लेट हो रहा है। दोनों जेट एरिया में पहुंच गए और गाड़ी से उतरते ही दोनों सीधा जेट में बैठ गए। कुछ ही समय में ब्लैक जेट ने ग्रीक के लिए उड़ान भर दी। वैसे कुछ भी कह लो, ग्रीक है तो बहुत खूबसूरत। खैर, वरदान और माया दोनों ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। वरदान ने यहाँ एक अपना ही खूबसूरत सा रिजॉर्ट लिया था, जो बीच के किनारे पर बना हुआ था और यहाँ का माहौल बहुत ही शांत था। वरदान माया को बीच किनारे बने इस रिजॉर्ट में छोड़कर जल्दी से फ्रेश होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। पीछे रह गई तो अकेली माया, जो इस जगह की हवा को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। जब शाम को वरदान वापस आया तो माया ने वरदान को रूम में ना आने के लिए साफ साफ कह दिया। अब तो यहाँ घर वाले भी नहीं हैं, तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम वो करोगे, और तुम जैसे बदतमीज़ और बेहुदा इंसान के साथ मैं एक कमरे में तो क्या, एक छत के नीचे तक भी ना रहूं। क्या समझा है तुमने? मैं नादान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं है। तुम मुझे सबसे यहाँ दूर क्यों लाए हो? सब समझती हूँ मैं। बस माया, बस, एक और लफ्ज़ नहीं। वरना क्या करोगे? हाँ, मारोगे मुझे या फिर ब्लैकमेल करोगे या रेप करोगे? लो, कर लो अपनी हवस पूरी, जो करना है करो और ख़त्म करो ये किस्सा। माया भी बोल ही रही थी कि वरदान ने माया को अपनी तरफ खींच लिया और अपना चेहरा माया के चेहरे के बहुत करीब ले गया। एक पल को तो माया की जैसे सांसें ही रुक गई थी। बस माया, वरदान ने गुस्से से दबी आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, बस करो अपनी बकवास। अगर मैं कुछ कह नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम बोलती ही चली जाओगी। सच ही तो कहा है मैंने, और तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम ऐसे ही हो, और तुम मुझे सिर्फ हासिल ही कर सकते हो, मुझे पा नहीं सकते। हालांकि मुझे पता है कि तुम जैसा इंसान तो अपनी कोई भी हद पार कर सकता है। वरदान ने माया को दोनों कंधों से पकड़कर कस के अपनी ओर खींचते हुए कहा, अगर हर हद ही पार करनी होती ना तो तुम्हें तो मैंने कब का पा लिया होता, और जितना तुम मुझे बुरा समझती हो ना, उससे लाख गुना ज्यादा बुरा इंसान हूं मैं। वरदान की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों के गुस्से में भी एक अजीब सा दर्द था। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जितना हो सको उतना मुझसे दूर रहो, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि शादी हो चुकी है तुम्हारी। अब किसी और को अपने ख्यालों में लाओगी तो ख्यालों के साथ वो शख्स भी राख होगा और तुम भी। बाकी जैसा दिल चाहे वैसे रहो अपने कमरे में, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने का। इतना कहकर वरदान दूसरे रूम में चला गया। माया वरदान की बातों को समझ ही नहीं पाई। आखिर क्या कहना चाहता था वरदान? मगर माया के सब्र की इंतहा अब टूट चुकी थी और इसकी सिसकियां इस बात की गवाह थी। माया के रोने की आवाज़ तो वरदान को भी बेचैन कर रही थी। वरदान खुद को बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। सारी रात बीत जाने के बाद अगले दिन ही वरदान माया को रिजॉर्ट में छोड़कर अपनी मीटिंग्स के लिए निकल गया। जब माया की आंख खुली तो वह बेड पर सोई हुई थी।
उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे जमीन से उठाकर बेड पे लिटाया हुआ था, तो माया सीधी अपने रूम के बाहर आ गई। बाहर सर्वेंट थे, तो माया ने वरदान के बारे में उन्हीं से पूछ लिया। सर्वेंट ने बताया कि सर तो सुबह जल्दी ही निकल गए थे। जवाब सुनकर माया रूम में वापस आ गई। अब रोज ऐसा ही होता। वरदान रोज सुबह जल्दी चला जाता और देर गए लौट आता। तब तक माया सो चुकी होती और इसी तरह से 14 दिन कैसे बीत गए माया को खुद एहसास नहीं हुआ। खुद के साथ अकेला वक्त बिताकर अब माया पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी। शाम को माया के कानों में म्यूजिक की धुन की आवाज पड़ी, जो कि शायद ऊपर टेरेस से आ रही थी। जब माया ऊपर गई तो वहां एक तरफ म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहे थे और एक तरफ सब डेकोरेटेड था। हल्की हल्की सी फ्रेगनेंस थी हवा में। खुले आसमां के नीचे ऐसे लग रहा था मानो जैसे जन्नत ही नीचे उतर आई हो। एक पल के लिए तो माया उस खूबसूरत नज़ारे में कहीं खो सी गई। फिर एकदम से माया की नज़र वहां खड़े वरदान पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। तभी माया एकदम से वहां से जाने लगी। रुक जाओ माया, आज रात हमारी ग्रीक में आखिरी रात है। कल हमें इंडिया के लिए निकलना है। वरदान जैसे एक ही सांस में बोल गया। ना जाने क्यों आज माया ने पहली बार वरदान की आवाज़ में एक हल्का और नरमपन महसूस किया था। दोनों काफ़ी देर तक छत पर बैठे रहे, मगर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल पाया और दोनों ही अपने अपने रूम्स में चले गए। माया ने आज पहली बार वरदान में कुछ बदलाव सा दिखा था। आज उसका दिल उसे चिक चिक के कह रहा था, ये वो इंसान नहीं है जिससे उसने शादी की थी, ये तो कोई और ही था। माया को अब ना जाने क्यों लग रहा था कि उसने वरदान को गलत जज कर लिया है, क्योंकि अगर उसे कुछ करना ही होता तो वो इन 2 हफ्तों में बहुत कुछ कर सकता था और उसे यहाँ रोक ही कौन लेता। फिर अब ये कैसा रूप वरदान का निकल के सामने आया है? क्या वाकई में वरदान ने ये सब उसे पाने के लिए नहीं किया? तो फिर मुझसे शादी की और क्या वजह हो सकती है? माया की कब इस कश्मकश में आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले ही दिन वरदान और माया दोनों इंडिया के लिए निकल गए। क्या वरदान वाकई में सिर्फ दिखावा कर रहा है या फिर बात कुछ और है? क्या आगे कहानी और किरदार एक नया रूप लेने जा रहे हैं? आगे क्या होगा अब ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी मेरी कहानी का नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।